अरे देखो ये मछली की तरह भुन भुन क्यों करते हो? बेवकूफ हो, मच्छर उछड़ो, इंसान हो तो समझो ना, इंसान हो तो। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं माननीय राष्ट्रपति। कौन करते हैं? ठीक है ना, कौन दिलाएंगे? लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देगा कि अगर उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो फिर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? कोई जरूरी नहीं है, यह कहीं लिखा नहीं हुआ है संविधान में, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप किसी भी संविधान का बुक लाकर हमको दिखा दीजिए कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। यह एक अवधारणा धारण कर ली गई है। वो अवधारणा कहाँ से लिया गया है? एक वरीयता क्रम चलता है कि भारत में सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा सबसे बड़ा वरिष्ठ अधिकारी कौन है? उपराष्ट्रपति। इसीलिए एक ऐसे वरीयता क्रम आ गया, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा जाता है, पर ऐसा अवधारणा नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो देखो इसका आंसर क्या होगा। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, किया जाता, ठीक है ना। किधर है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष हो सकता है कि राज्यसभा का उपसभापति हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जस्टिस हो, या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति हो। इधर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उनको शपथ दिलवा सकता है, परंतु उस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किधर हो गया? कोई दिक्कत बोलो। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, पूछता है। ये नया ट्रेंड चल दिया है, हर एक व्यक्ति अलग अलग शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति अलग शपथ ग्रहण करते हैं, प्रधानमंत्री अलग शपथ ग्रहण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अलग शपथ करते हैं और उपराष्ट्रपति अलग शपथ ग्रहण करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है ना बेटा, वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखेंगे। अच्छा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा क्या है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा उनकी यह हो गई कि सदन को सुचारू रूप से हम चलाएंगे, सदन में सबको बराबर बोलने का हक देंगे, सदन में किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों को होने से रोकेंगे, है ना। जिसे कभी कभी सदन के सदस्य अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं, कुर्सी फेंकने लगते हैं, एक दूसरे पे जूता चप्पल फेंकने लगते हैं, माइक तोड़ देते हैं, तो यह सब असंवैधानिक है, संविधान में नहीं है। आ समझो ना, आपकी जो गतिविधि है क्या हो गई? असंवैधानिक हो गई। तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा बनाए रखने का शपथ ग्रहण करते हैं। सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा संविधान के प्रति बनाए रखने का शपथ। किधर? इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे उपराष्ट्रपति की शपथ से नहीं पूछे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ना हो तब उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति। अच्छा, उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा। इसका मतलब हुआ कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे, सदन में किसी भी प्रकार के असंवैधानिक गतिविधियां नहीं होने देंगे, ठीक ना। सदन में जो सदस्य एक दूसरे पे जूता चप्पल कभी फेंक देते हैं, माइक तोड़ देते हैं, कुर्सी उठा के मार देते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं घटने देंगे, ठीक ना। क्लियर हो गया? कोई भी बिल आएगा तो उसको सही ढंग से पारित करवाएंगे, बिल में वोटिंग कराने में किसी भी प्रकार की पक्षपात नहीं करेंगे। जैसे बिल में वोटिंग कराते समय अभी वर्तमान में जो किसान बिल आया था, किसान बिल जिसपे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, ठीक ना। किसान बिल को राज्यसभा में गलत तरीके से पारित करवाया गया था, ठीक ना। इसमें अहम भूमिका निभाए थे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जो आपके बिहार के ही रहने वाले हैं, और उन्होंने पूरी तरह से गलत अवधारणा के तहत किसान बिल को राज्यसभा से पारित करवाया था। ऐसा ना, वह अवधारणा सही नहीं थी, उन्होंने संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का कर्तव्य नहीं निभाया था। अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्लान आया, जैसे लोकसभा राज्यसभा कल क्लास है कि नहीं है, तो हम वोटिंग करा लेते हैं, वोटिंग करके यस या नो है ना, यस में हाथ उठाओ, हाथ उठा दिया, नो में हाथ उठाओ, हाथ काउंट कर लिए। अगर यस वाला ज्यादा तो क्लास होगा, नो वाला ज्यादा तो क्लास नहीं होगा। दिस इज द मेथड ऑफ वोटिंग इनसाइड द सदन। लिख करके नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि लिख करके पर्ची डलाता है। ये इस बिल को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने माननीय सदस्य हैं अपना हाथ उठाए, तो हाथ उठा दिया। वहां पे मार्शल होता है, क्या होता है? मार्शल ये लिया कि इतना हाथ उठ गया है, या अपने
डेस्क पे खड़े हो जाए, जो भी सदस्य अपनी जगह पे खड़े हो गए, काउंटिंग हो जाएगा। कितने सदस्य इस बिल का विरोध में है वह अब खड़े हो, तो जो विरोध में वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा समझ में ना, काउंट कर लिया जाएगा। अगर पास है तो ठीक है, फेल है तो ठीक, अगर बिल पारित हुआ तो ठीक है, बिल गिर गया तो खत्म कहानी, ऐसा समझ। पर हरिवंश नारायण सिंह यहाँ पे सही तरीके से वोटिंग नहीं कराए थे, पक्षपात कर दिए थे, बीजेपी के फेवर में चले गए थे, और बीजेपी चाहती थी कि किसान बिल पास हो जाए। यह तो धन्य कहो अपने किसानों का कि वह बिल पास नहीं हुआ। अगर वह बिल पास हो जाता ना तो दाने दाने का मोहताज हो जाते तुम। तुम्हारा ही टमाटर और तुम्हारा ही आलू तुमसे 20 रुपया खरीद करके और 80 रुपया में तुमको बेचा जाता है। तुम्हारे चना को तुमसे 40 रुपये किलो खरीद करके तुमसे 100 रुपये किलो बेचा जाता है। इतना तगड़ा था किसान बिल। सिर्फ एक आदमी को धनी बनाने के लिए मोदी सरकार गेम खेली थी, वह व्यक्ति थे गौतम अडानी। जान लो, सिर्फ अडानी को बनाने के लिए गेम खेला गया था कि भारत का जितना भी समग्र संसाधन है, खास करके फूड ग्रेन्स मतलब होता है खाने वाला अनाज, ठीक ना, जितना भी समग्र संसाधन उस सब पे अधिकार सिर्फ अडानी का हो जाए। अडानी जब चाहे भारत की जनता को जितना पैसा में चाहे दे सकता है, और नहीं तो नहीं दे सकता है। साइलो कहा जाता है, गोदाम नहीं कहता, साइलो कहा जाता है उसको। साइलो मतलब होता है भंडारगिरी। एक उस पर ह्यूमिडिटी फिक्स होती है, टेम्परेचर फिक्स होती है, उसकी सारा चीज को फिक्स करके रखा जाता है, जिसमें तुम बहुत दिनों तक अपने अनाज को स्टोर करके रख सकते हो, उस अनाज को खराब नहीं होने देगा। हाँ समझो ना, किधर है? तो ये क्या खाते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा का शपथ लेते हैं। किधर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अरे बोलो रे भाकू। अब देखो उपराष्ट्रपति की कार्यकाल देखो बाबू, देखो कार्यकाल देखो, आज उपराष्ट्रपति खत्म कर देते हैं। सुन ले, तुम लोग नहीं मानोगे, एकदम बेवकूफ है। मतलब हम इधर स्टार्ट होते तुम उधर स्टार्ट हो जाती हो। इस बार छोड़ दिए थे ना, तुम लोग को नहीं मारते, नंबर कम आया था तो लिख के देते किस बार मारेंगे तुम लोग। लिख लो कहीं पे, बिना भय के प्रीति ना हुआ है, मरबवा तबे प्रीति हो तो जान लियो। तुम लोग कुत्ता का पोंछ हो, तुम लोग भी सही नहीं होने वाली हो, तो यही सब है, तुम लोग इससे ज्यादा कुत्ता का पोंछ हो ना। हम ये सब समझती तो लतखोर है ये सब, यानी कि तो जाते लतखोर का है, लात मुंह के खाएगा तभी जाके सही रहेगा। तुम लोग तो जानती हो उससे भी बड़ा लतखोर हो, बेवकूफ। नंबर लाती है 2 4 10 5 20, 50 नंबर में 20 नंबर 18 माइनसों में नंबर जाता है। अब बात करने के लिए कहो ना, पूरा बात करके यहीं पर रख देगी, बेवकूफ। फेवर देने का मतलब ही नहीं है कि कपार पे चल के टांडो मचा दो, भस्मासुर मत बन जाओ। भस्मासुर को मिल गया कि तुम जिसके हाथ पे सर रख दोगे ना वही भस्म हो जाएगा। अब उसी लगा दौड़ाने किनको? शंकरे को दौड़ाने लगा, कहा कि तू है ना दिया तो तोरे पे पहले रख के चेक कर दे। वो शंकर जी बेचारा भोले भाले आदमी, गांजा मार के टाइट रहने वाले नीतीश बाबा, नीतीश जी भी शंकर जी के चला है, गांजा मार के टाइट रहते हैं। आग लगे बस्ती में, हम रहेंगे मस्ती में, हमको कोई मतलब नहीं, पहले गांजा मार के टाइट रहने दो। सोना के चीनी में गांजा पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पटना में कितने बच्चों का सिर फूटा, कितने बच्चों का पैर टूटा, लानत है यार। एक बात याद रखना, हमेशा तुमको कहते हैं तुम्हारी दर्द को बुझने वाला भी भारत में कोई नहीं है। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों का दर्द बुझने वाला क्यों नहीं? देखो क्यों नहीं है, कारण इससे पूछे एकदम सिंपल लॉजिक है। देश का प्रधानमंत्री बे औलाद, वो औलाद का दर्द क्या जानेगा नहीं है? सुनो, अरे कुछ भी हो, बे औलाद वो कभी औलाद का दर्द नहीं बुझेगा। 9वां फेल तुम्हारा उप मुख्यमंत्री, 9वां पास उप प्रधानमंत्री या 9वां उप मुख्यमंत्री, वो पढ़ने का दर्द क्या जानेगा? वो कहिया गया कॉलेज हो, वो क्या जानेगा कि कैसे पास हुआ जाता है? वो कहिया रात भर जग के पढ़ाई किया हो, तो क्या जानेगा कि पढ़ाई का दर्द क्या होता है? तो वो तोरा बिहार सचिवालय कैंसिल करेगा, वो तोरा आप करेगा। देखो इसमें लॉजिक है। 23 तारीख को सुबह वाला इसलिए पेपर कैंसिल किया गया है कि उसमें ज्यादा बच्चों की सेटिंग है, इसीलिए कैंसिल किया गया कि बच्चों का रिजल्ट एकदम रखा जाए, नहीं तो फिर पैसा वापस करना पड़ जाएगा। 40-40 लाख पे डील किए हो तो पैसा आधा ले लिए हो तो कहाँ से आएगा? वापस तो करेगा नहीं, इसीलिए 23 तारीख के सुबह वाला कैंसिल किया है। अब 23 तारीख के सेकंड सीट में पेपर नहीं लिखा है, 24 के लिख नहीं, 24 के तो 9:08 पे पेपर लिखा है। सबूत भी दे दिया, सबूत मांगा तो उतना सबूत दे दिया, तो क्या नहीं कर रहे हो? अब पेन में स्याही सूख गया क्या? पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, मर गए हो? अरे शर्म नहीं लग रहा था? जाके नली में नाक डूब के मर जाओ, गधा कहीं का। नहीं मरा हुआ है, सलीमपुर हरा है, वो जगह है पटना में, बड़ी गंदा नाला है, ऊपर में डूब के मर जा। शर्म नहीं लग रहा है तो? सर आपका क्यों?
मेरा पानी में कोई आदमी मर सकता है। जो निर्लज होगा ना तो ऐसा हुए नहीं मरेगा। कैंसिल होना चाहिए, सब कैंसिल होना चाहिए, पक्षपात मत करो, सारे सीटिंग में पेपर लिखे। अच्छा एक बात बताओ, सरकार चाहे जाए परिंदा पर नहीं मारती है। अभी हम तुमको दावे के साथ करें, अभी जितना पटना जंक्शन पे सिक्योरिटी है अभी तत्काल में 250 ग्राम गांजा लेके तुम पटना जंक्शन पार हो जाओ तो पटना हनुमान मंदिर से उधर कर भी की तरफ तुरंत पकड़ा जाओगे। जितना भी सिक्योरिटी चल रहा है पटना जंक्शन पे, 250 ग्राम गांजा लेकर स्टेशन पार नहीं होता है, ससुरा 250 क्विंटल लेके RDX तो भारत में घुस जाता है और पुलवामा हमला कर देता है। अजीब बात है यार। दिल्ली जंक्शन पे जाओ, लिख के देते, चाकू लेके तू पार हो जाए तो जिंदगी भर गुलामी कर देंगे। जा तुम दिल्ली जंक्शन पे, एक वो चाकू लेके खाली पार हो जाओ तुम, अगर पार हो गए किसी भी तरीके से जिंदगी भर हम तुम्हारा गुलामी खटेंगे। जंक्शन पे वो चाकू लेके नहीं पार होते हो, अब बॉर्डर पार करके 250 टन RDX ला दोगे। पुलवामा हमला में जानते हो 250 टन RDX यूज हुआ था। सोच रहे हो कितना RDX यूज हुआ था? 250, अरे किलो धर ना यार, किलो 250 किलो RDX। एक हल्का सा RDX लेकर नाक में मार दोगे ना, जो RDX मतलब रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव होता है, वो ब्लास्ट करता है। RDX का एक दूसरा फॉर्म होता है जो लेने में आता है, वो नशा करने में आता है, ड्रग्स आ जाता है। उसको लेकर मार दोगे ना, हल्का सा रत्ती भर 10 को दाना लेकर मार दोगे ना, तो तुम लोग ऐसा चलाओ, हम लोग ऐसा गुरु 10 दिन तक फ्लाइट मोड हो जाएंगे। हाँ 10 दिन फ्लाइट मोड, मच्छर कटलू की सांप, कोई फर्क ना पड़ता, कुत्ता भी सुसु करके चला जाएगा। रियली बता रहे हैं, नहीं सोचने वाली बात है। ऐसे सोचो 250 ग्राम बाबू तुम गांजा लेके दिल्ली जंक्शन पार नहीं हो सकते हो, या एगो चाकू लेके नहीं, 250 किलो RDX कहाँ से भारत में आ गया हो? इसका मतलब कोई ना कोई मिला हुआ है, मुहैया करा है। सरकार अगर चाह जाए बेटा तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो पेपर किसे लीक हो जा रहा है? हो बिहार पुलिस का जब निष्पक्ष चुनाव हो जाए ना बेटा, तो यहाँ जितना भाकुर भाकुर बैठे ले कोनो बैठा ना सब बिहार पुलिस में हो जाओगे। निष्पक्ष यदि रिजल्ट दे दे, केवल एग्जाम हो जाए निष्पक्ष तो पेपर आउट हो गए। तुम सोच रहे हो यार 100 नंबर में 86 नंबर और 88 नंबर कटअप जाना, सोच रहे हो कितना परसेंट? जो पेपर सेट किया है ना उसको लाके बैठा मेरे पास, आका तो मार देगा 88 नंबर, वो भी नहीं कर पाएगा बाबू जो पेपर सेट किया है। एग्जाम का एक अपना प्रेशर होता है, तो यहाँ तो पहले ही डील है, हाँ भाई रात में क्वेश्चन दे दे, सब लेकर रटवा देना, हो गई कहानी खत्म। अरे जब सरकार नहीं संभल रही तो इस्तीफा दे दो ना यार, थोड़ा लाश श्रम हया बचा हुआ तो करिए। जिस बच्चे को मारे वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी का बेटा बेटी है, ठीक ना, वो भी किसी का भाई है, उसके बाप खेत में हल चलाते होंगे और सोचे होंगे कि बेटा पढ़ने के लिए गया, पता कितने बच्चों का मार कर कपार पड़वा दिया है। चोर का बेटा चोरे होता है, चोर का बेटा साधु नहीं होता है, समझे ना, चोर का बेटा चोरे होता है, बात स्पष्ट रहते हैं, समझे ना। बाबू जल्दी चारा घोटाला तो बेटा पेपर घोटाला कर, वंश चलना चाहिए ना। बाबूजी चारा घोटाला, बेटा पेपर घोटाला कर, होना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ना वो चीज। चोर का बेटा चोर होगा, कभी अभी नहीं हो जाएगा, इंसान नहीं हो जाएगा। कितना उम्मीद से हम लोग इसको वोट दिए थे, गधा वोट देने के लिए एक इतना मतलब इस व्यक्ति में इतना अपनी मतलब दिखी, अपना उम्मीद दिखा कि नहीं युवा है कुछ करेगा, युवा है कुछ करेगा, ये तो आके उधर के गर्दा मचैले है, गधा आदमी कहीं का। ऐसा ऐसा इंसान होता है। अब जीते रहोगी, अपन सीट बचा लो ना राघोपुर वाला, ये अपना सीट बचाने के लिए सोचे। सत्ता तो बड़ी दूर की बात है, पहले अपना सीट बचाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा ऐसा बात यार, इतना लोग मुश्किल से पढ़ रहा है, इतना ठंड लग रही है, उसके बावजूद आप पढ़ने आ रहे हैं और आपके साथ नाइंसाफी हो जाए तो कितना दुख लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ये बात देखो, उपराष्ट्रपति की पदावधि देखो, उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, ठीक है बेटा। उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले भी वह अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? अच्छा, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर है? अब देखिए 5 वर्ष से पहले भी उनका पद रिक्त हो सकता है। कैसे? देखो एक मिनट, देखो ठीक है, नहीं सुनो, अभी पद रिक्त नहीं, अभी पदावधि है। देखो उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अपना त्याग पत्र किसको दे? राष्ट्रपति को दे। अब देखिए उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वह संविधान में वर्णित नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई प्रक्रिया वर्णित है,
लेकिन उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। मतलब जो महाभियोग में प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए होती है। तो ऐसा संविधान के जो विधि व्याख्या है, जो संविधान को ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा व्याख्या कर दिया कि उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। क्लियर हो गया? महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ऐसा ना हाई कोर्ट के जस्टिस पे भी लगता है, ठीक ना, और फिर उपराष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं महाभियोग, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, ठीक ना। तो देखो महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पे कैसे लागू होती है, थोड़ा समझ लो, बड़ा पेचीदा है, थोड़ा समझ लो। याद होगा ना, पदावधि कितने वर्षों का? 5 वर्षों। अपना त्याग पत्र किस जगह? राष्ट्रपति। थोड़ा सा महाभियोग की प्रक्रिया फिर समझे। उपराष्ट्रपति में हम आपको समझाए थे, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ ले, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो बस ध्यान से समझिए। ये हो गया आपका संसद। क्या हो गया? संसद। संसद के कितने सदन? 2। ये हो गया राज्यसभा। क्या हो गया? राज्यसभा। और ये हो गया बेटा लोक। अब यहाँ पे देखो एक लोचा हो गया। लोचा देखो क्या हो गया। देखो बाबू, यहाँ पे एक समस्या हो गया। राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग जब भी आएगा तो राज्यसभा में पहले आएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। याद रखना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किस होता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ सबसे पहले आती है? राज्यसभा। कहाँ आती है? राज्यसभा। कहाँ आती है? राज्यसभा। कहाँ आती है? राज्यसभा। अब देखिए, जब यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया आई, किसी प्रक्रिया आई? महाभियोग। ध्यान से समझना, ठीक ना। तो सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना चाहिए? 1/4। कितना होना चाहिए? 1/4। इतना सदस्यों का उस सूचना पे हस्ताक्षर होना चाहिए, तब वह महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ आएगी? राज्यसभा। राज्यसभा कहाँ आई? राज्यसभा। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया, इसमें पूरा न्याय नहीं होता है, बताया भी थे कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राज्यसभा में जब ये आ गई, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए? 1/4। मतलब क्या हुआ जी? काहे तुम लोग बात कर रहे हो? अजीब हाल है, हम समझा रहे, तुम लोग बात करने में बिजी हो। राज्यसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किया? 1/4। 1/4 सदस्य यदि उस पे साइन कर दिए महाभियोग की प्रक्रिया पे, तो वह प्रक्रिया कहाँ आ जाएगी? राज्यसभा। अब राज्यसभा के कुल उपस्थित या कुल मतदान देने वाले सदस्यों के यदि 2/3 सदस्य, कितना सदस्य? 2/3। अगर 2/3 सदस्यों से यह प्रक्रिया पारित हो गई तो यह कहाँ उठ के आ जाएगा? समझिएगा ध्यान से। महाभियोग की प्रक्रिया आई, पूरा लिखा हुआ है कि माननीय आप पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, आप अपने संवैधानिक पद की गरिमा को निभाने में असफल हैं, आप में वह काबिलियत नहीं है जिसमें आप जो इस संवैधानिक पद की मर्यादा को बनाए रखें, ठीक है ना। तो उस प्रक्रिया को राज्यसभा में लाने से पहले कितने सदस्यों का सिग्नेचर? 1/4। कितना? 1/4 आ गया। कहाँ गया? राज्यसभा। कहाँ गया? राज्यसभा। अब कहेंगे पारित करो कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पारित करने के लिए कुल या उपस्थित सदस्यों का कितना? 2/3। 2/3 पारित हो गया। 2/3 वोट मिल गया तो पारित, उठ के कहाँ चला गया? लोकसभा, ठीक ना। अब लोकसभा में उपराष्ट्रपति अपना पक्ष या तो खुद आके रख सकता है या अपने अधिकारियों के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। अच्छा सर, अर्धन्यायिक क्या है हुआ? राज्यसभा का है नहीं पूछा, हम पे इल्जाम लगाए हो तो हमको अपना सफाई देने का मौका मिलना चाहिए ना कि वाकई में हम ये काम किए हैं कि नहीं किए। राज्यसभा पूछा कि आप किए कि नहीं किए, कहाँ जाके सफाई दे रहा है? लोकसभा। यहाँ से पारित हो गया कि नहीं हो गया? अगर न्यायिक होता तो यही ना पूछता। इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया न्यायिक नहीं है, अर्धन्यायिक है। क्या है? अर्धन्यायिक। सिर्फ एक ही जगह उसकी फैसला, उसका सफाई सुना जाता है, दूसरी जगह उसकी सफाई नहीं सुनी जाती। लोकसभा है, लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले किसको सूचना दी जाती है? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति। किसको? उपराष्ट्रपति, ठीक ना। भेजने से पहले किसको सूचना दी जाएगी? उपराष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? 14 दिन। कितने दिन पहले? 14 दिन। इसलिए सूचना भेजी जाती है कि जाइए लोकसभा में, या तो आप खुद उपस्थित होइए या अपने अधिकारियों के माध्यम से अपना पक्ष रखिए।
कि आपने वाकई में इस संवैधानिक पद की मर्यादा को निभाया है या नहीं निभाया, या आप पे जो इल्जाम लगा वो सही है या गलत है। क्लियर हो गया? लोकसभा पहुंच गए। अगर लोकसभा इसी जांच करेगा, पहले क्या करेगा? जांच करेगा, ठीक ना? लोकसभा इसी जांच करेगा। अगर जांच में सही हो या गलत हो पा लिया, तो लोकसभा भी 2/3 सदस्यों से, कितने सदस्य? 2/3 सदस्य। अगर इस प्रक्रिया को पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से खत्म। अगर नहीं पारित हुआ तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पे गिर जाएगी, महाभियोग खत्म। परंतु अभी तक भारत में ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं हुए या ऐसे कोई उपराष्ट्रपति नहीं हुए जिन पे महाभियोग की प्रक्रिया चली हो। अभी तक किसी पे नहीं चली। क्लियर? किसी भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली। याद रखना, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में लाने के लिए सबसे पहले कितने सदस्यों का आवश्यकता है? 1/4, 1/4, 1/4। पारित करवाने के लिए 2/3। देखो, पारित करवाने के लिए ऑप्शन देखना, या तो संपूर्ण सदस्यों का 2/3 या उपस्थित सदस्यों का 2/3। ऑप्शन ढूंढ लेना, देख लेना, या तो संपूर्ण सदस्यों का 2/3 या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक ना? उसके बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा। कहाँ जाएगा? लोकसभा। लोकसभा में जाने से कितने दिन पहले सूचना दिया जाएगा? कितने दिन पहले? 14 दिन। कितने दिन पहले? 14 दिन। लोकसभा कितने सदस्यों से? 2/3। 2/3। अच्छा बता दो, किस सदन में, अगर राज्यसभा में पारित हुआ है तो किस सदन में उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है? किसमें? लोकसभा। महाभियोग, उपराष्ट्रपति जो महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से स्टार्ट होती है? किससे स्टार्ट होगी? कभी भी लोकसभा से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति, इसलिए जहां से स्टार्ट हुआ राज्यसभा। यह हो गया उपराष्ट्रपति को हटाने की, उपराष्ट्रपति को हटाने की। अब देखिए इनका पद कैसे रिक्त हो सकता है। देखो बाबू, इनका पद रिक्ति, सुनो, अरे सुनो, इनका पद रिक्ति देखो ऐसे सोचो, अपना कार्यकाल पूरा कर ले 5 वर्ष तो भैया अपना पद रिक्त करिए। अगर अच्छा काम किए होंगे तो फिर से आपको चुना जाएगा। पार्टी डिसाइड करेगी कि अपना उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट किसको बनाएगी। पहला 5 वर्ष पूरा करने पे। दूसरा पद रिक्त कैसे कर सकते हैं? त्याग पत्र देने पे। कैसे? त्याग पत्र। 5 वर्ष पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। किसको देंगे? राष्ट्रपति। तीसरा कैसे इनका पद रिक्त हो सकता है? मृत्यु होने पे। किसे? मृत्यु होने पे। अच्छा, चौथा इनका पद कैसे हो सकता है रिक्त? निर्वाचन अवैध होने पे। कैसे? निर्वाचन अवैध होने पे। और 5वां बर्खास्त किए जाने पे। कैसे? वही महाभियोग। 5 तरीका है जैसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। पहला 5 वर्ष पूरा करने, 5 वर्ष पूरा करने। दूसरा मृत्यु, दूसरा मृत्यु, दूसरा मृत्यु। तीसरा त्याग पत्र, तीसरा त्याग पत्र, तीसरा त्याग पत्र। चौथा निर्वाचन अवैध, चौथा निर्वाचन अवैध। 5वां महाभियोग, 5वां महाभियोग। यह 5 तरीका है जिन तरीकों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। कैसे हटाया जाता समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहीं तक रहने दे, यहीं तक रहने दे। थोड़ा 2-4 पॉइंट है जो करके बाबू, ठीक है ना?